Hello students, welcome to Economic Science Academy. Myself गणेश कुमावत एक बार फिर हाजिर हूँ एक आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर टेब्यूलेशन ऑफ डेटा। आज हम पढ़ेंगे डेटा या समकों का या आंकड़ों का सारणीकरण। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि डेटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, कौन-कौन से इसके मेथड्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद में हमने इसका क्लासिफिकेशंस भी देखे कि किस तरीके से हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं क्वालिटेटिव तरीके से, क्वांटिटेटिव मेथड से, क्रोनोलॉजिकली एंड ज्योग्राफिकली हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन में डेटा को है जो टेबुलर फॉर्म में है जो कन्वर्ट करना होता है। तो जब टेबुलेशन करते हैं तब हमें कौन-कौन सी चीज़ों को रिमेंबर रखना है, कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है और एक्चुअल में टेबुलेशन होता क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चंस हैं जो जिससे आने लायक हैं, वो चीज़ें हम बात करेंगे उस पर। तो आज हम टेबुलेशन ऑफ डेटा पर बात करेंगे, टेबुलेशन ऑफ डेटा आँकड़ों का सारणीयन। क्लियर? अब टेबुलेशन होता क्या है? हम सबसे पहले उसको देखेंगे टेबुलेशन होता क्या है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिस्टमैटिकली हमने डेटाज़ को है जो कलेक्ट किया उसके बाद में हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। तो डेटाज़ को हम क्या करते हैं क्लासिफ़ाई करते हैं कुछ होमोजेनियस यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसको होमोजेनियस कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफ़ाई करते हैं। जिससे कि एक बिल्कुल करेक्ट पिक्चर और माइंड पर है जो एक इफ़ेक्टिव तरीके से है जो माइंड को है जो इन्फ्लुएंस करे इसलिए हमने डेटाज़ को क्लासिफ़ाई किया। अब उसको थोड़ा-सा टेबुलर फॉर्म में करना होता है, सिस्टमैटिक तरीके से हमें लगे और स्टैटिस्टिशियन या इकोनॉमिस्ट या फिर कहे कि एक लेमैन भी उसको ईज़िली समझ सके। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि डेटाज़ को हम टेबुलर फॉर्म के अंदर प्रेज़ेंट करें, ठीक है? तो हमारे पास में जो भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है और उसको हम क्लासिफ़ाइड करते हैं, क्लासिफ़ाइड करने के बाद में that is the systematic presentation of information contained in data in the rows and columns in accordance with the some features। So, कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ विशेषताओं के अनुसार हम डेटा हमारे पास में जो डेटा होते हैं उनको हम रोज या फिर कॉलम्स के अंदर है जो एक सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज टेबुलेशन। तो ये डेटा को प्रेजेंट करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट और इंजीनियस डिवाइस है जिससे कि हम डेटा को बहुत ही संगणित रूप से कंडेंस्ड फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब कि डेटा के फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पहले है जो हमें यहाँ तक ये डायग्रामेटिक से पहले तक टेबुलर फॉर्म में है जो हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ विशेषताओं के अनुसार जब हम आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में मतलब कॉलम्स के अंदर डेटा को निहित जानकारी की व्यवस्थित जो प्रस्तुति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रस्तुति या फिर यहाँ पर आप प्रदर्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है? प्रदर्शन क्या कहलाता है? वो डेटा का टेबुलेशन कहलाता है, ठीक है? इसके बाद में है जो टेबुलेशन दैट इज़ फाइनल स्टेज इन कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ द डेटा एंड फॉर्म्स द गेटवे फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसलिए टेब्यूलेशन है जो हमारे किसी भी तरीके का कलेक्शन और कंपाइलेशन के लिए डेटा की एक फाइनल स्टेज है। इसके बाद में अगर हम शो करते हैं तो थोड़ा-सा डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली डेटा को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में फर्दर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं मतलब टूल्स को यूज़ करना शुरू करते हैं। जैसे मीन, मोड, मीडियन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है, मोमेंट्स हैं, कुर्टोसिस हैं। इस तरीके के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को हम वहाँ पर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डेटा के संग्रह और संकलन में ये अंतिम चरण है और आगे के जो सांख्यिकीय विश्लेषण और व्याख्या के लिए है जो एक तरीके से ये प्रवेश द्वार बनाता है जिससे कि आगे की जो सांख्यिकीय विश्लेषण है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो बहुत ही ज़्यादा सटीक हो और करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सके इसके लिए ये नीड होती है हमें, ठीक है? पार्ट्स ऑफ टेबल मतलब टेबल के अलग-अलग पार्ट्स कौन से हैं, वो हमें डिस्कस करना है। तो इसमें
अलग-अलग टेबल के लिए अलग-अलग पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब वो डेटा के अकॉर्डिंग है जो हमारे पास में पार्ट्स होंगे। तो इट वेरी फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम है जो वेरी करते हैं कि हमारे पास में जो पर्पस है, स्टडी का पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग है जो हम उसकी टेबल बनाएँगे। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डेटा एंड पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे पास में जो डेटा है, उस डेटा को देखेंगे और उसके बाद में हमारी जो इंक्वायरी है या पर्पस है, वो पर्पस इंक्वायरी का पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मतलब उद्देश्य के अनुसार और उसके साथ-साथ में आँकड़ों की जो प्रकृति है, उस पर निर्भर करता है कि हमारी ये टेबल के पार्ट्स क्या होंगे, ठीक है? तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले है जो आपको टेबल नंबर देने होंगे। तो टेबल नंबर क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होगा, टेबल के नंबर्स होंगे, जिस भी चैप्टर के अंदर आप कर रहे हो या रिसर्च पेपर के अंदर कर रहे हो, कहीं पर भी आप टेबल बनाओगे तो टेबल का है जो लोकेशन ज़रूर देना होगा। तो लोकेशन है जो हमेशा लोकेशन के लिए आप टेबल नंबर यूज़ करते हो। फिर दूसरा है कि टेबल किससे रिलेटेड है, तो उसके लिए टाइटल की ज़रूरत होती है, टाइटल भी इसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद में है जो इसका हेड नोट्स और प्रीफेटरी नोट्स हैं, और फिर कैप्शंस हैं, स्टब्स हैं, बॉडी ऑफ द टेबल, फुटनोट एंड सोर्स नोट। अब ये चीज़ें कहाँ पर टेबल में कहाँ पर होती हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए टेबल के अंदर ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका टेबल नंबर आ गया, ठीक है? टेबल नंबर आ गया और फिर है फॉर्मेट ऑफ ब्लैंक टेबल है जो फॉर्मेट ले रखा है। तो यहाँ पर टेबल नंबर और ये थोड़ा-सा ऊपर होगा, इसके साथ में टेबल नंबर के पास बाद में है जो ये टाइटल आएगा, ठीक है? टाइटल के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेबल से रिलेटेड हैं, लेकिन हमें शो करनी है इसमें। तो इसमें एक तो आएगा हेड नोट, दूसरा है जो प्रीफेटरी नोट आएगा, ठीक है? ये क्या होता है? ये टेबल के अंदर जो डेटा है उसको स्पेसिफाई करता है कि ये डेटा स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, उसको स्पेसिफाई करेगा या फिर जो टेबल पूरी बनेगी वो किससे रिलेटेड है, ठीक है? और उसके बाद में ये आपको टेबल मिलेगी। ये टेबल के अंदर है जो ये सब हेडिंग है कि यहाँ पर आपकी कौन-सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर कैप्शन दे दोगे आप। तो ये हॉरिजॉन्टल जो वर्ज़न है, हॉरिजॉन्टल वर्ज़न के अंदर क्या होगा, कैप्शन आएगा और यहाँ वर्टिकली आपकी सब हेडिंग से चलेगी। और इसमें सब हेड्स क्या हैं, एक फिर कॉलम का हेड है, ये कॉलम का हेड्स है जो आपको देने होंगे, जो भी चीज़ आप प्रेज़ेंट कर रहे हो टैब्यूलेशन के अंदर, और उसके बाद में इसका टोटल चलेगा यहाँ पर। और ये इंटरनल बॉडी है, इंटरनल बॉडी के अंदर यहाँ पर आइटम्स आ जाएँगे और यहाँ दूसरे फिगर्स आएँगे। और यहाँ जो फिगर्स आएँगे, वो फिगर्स है जो एक्चुअली आपका टैब्यूलेशन फॉर्मेट होगा। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, ये टोटल्स के अंदर आएगा और यहाँ पर ये आपका वर्टिकल टोटल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल टोटल है, ठीक है? उसके बाद में है जो आपका ये फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है? फॉर्मेट यहाँ पर जो आपका फुटनोट आता है, फॉर्मेट के अंदर है जो ये फुटनोट है, ठीक है? ये चेक कर लेना, फुटनोट है। और फुटनोट के बाद में है जो नीचे आपको सोर्स नोट दे रखा है। तो सोर्स नोट के अंदर मतलब आपने डेटा कहीं से कलेक्ट किया है, तो सोर्स ऑफ डेटा क्या है, वो आपको टेबल के नीचे लगाना ज़रूरी है। कहीं भी आप कहीं से भी डेटा कलेक्ट करो, तो वहाँ पर अगर आपके ओरिजिनल डेटा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा है जो, प्राइमरी डेटा, ठीक है? तो इसके लिए प्राइमरी डेटा अगर आपने कुछ सर्वेस करवाए हैं, कुछ क्वेश्चनेयर फिल करवाए हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सोर्स नोट के अंदर प्रोवाइड करनी होगी। रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड टेबल, मतलब एक अच्छी टेबल बनती है तो उसके लिए है जो कौन-कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है कि उसके अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो टेबल शुड बी सिंपल एंड कॉम्पैक्ट, मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए। ऐसा हो कि वो आसानी से कोई भी पर्सन उसको है जो लेमैन भी उसको ईज़िली समझ सके, आम इंसान भी उसको समझ सके, ऐसी टेबल होनी चाहिए, जो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और बिल्कुल है जो आपकी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है? और टेबल शुड बी फैसिलिटेटिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऐसा ना हो कि टेबल ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बना दी जाए कि उसके लिए आप फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, टूल्स यूज़ करते हो, तो वो टूल्स के अंदर कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रही हो, उसके डेटा है जो कहीं भी अरेंज नहीं हो रहे हों। तो इसलिए फर्दर जो सांख्यिकीय विश्लेषण है, उसकी सुविधा प्रदान करने वाली होनी चाहिए।
और शुड बी कंप्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। मतलब एक तो कंप्लीट टेबल होनी चाहिए, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब उसको देखते ही हमारे माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि उस डेटा ही कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर उसको इजीली हम इंटरप्रेट कर सके, ऐसी टेबल होनी चाहिए कि डेटा है जो कुछ है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। समझ गए आप लोग? और टेबल शुड बी अट्रैक्टिव, और टेबल है जो क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें डेटा का अरेंजमेंट सही से नहीं है और डेटा को देखते ही है जो दिमाग में है जो कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा होती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और टेबल बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और सारे सोर्स ऑफ एरर से है जो मुक्त होनी चाहिए, मतलब वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए उससे। ठीक है, तो आई होप आपको हिंदी में भी ये समझ में आ गया होगा कि पूर्ण और आत्म व्याख्यात्मक होनी चाहिए, और टेबल आकर्षक भी होनी चाहिए, और सटीक और सभी प्रकार की त्रुटि से है जो ये मुक्त होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ टेबल। टेबल के कौन-कौन से टाइप्स हैं? मतलब सिर्फ टेबल बनाना ही कंप्लीट नहीं है। हमें टेबल अलग-अलग टाइप की होती हैं, क्योंकि जैसे-जैसे डेटा होंगे, जैसा-जैसा हमारी इंक्वायरी का पर्पस होगा, उसके अकॉर्डिंग देयर इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ टेबल्स इन व्हिच फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस। पर्पस या ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अगर टेबल के टाइप्स हो, तो उसमें एक तो जनरल पर्पस की होगी, मतलब जिसको रेफरेंस टेबल आप बोलते हो, और दूसरी है स्पेशल पर्पस की, जिसको हम समरी टेबल बोलते हैं। ठीक है, पर्पस या फिर हमारे उद्देश्य के अनुसार टेबल है जो दो तरीके की होती हैं। एक तो संदर्भ तालिका बोलते हैं इसको हिंदी में, संदर्भ तालिका। ठीक है, दूसरी है जो इसको सारांश तालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारांश तालिका। तो मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन के अंदर बताया था, ये दोनों हमारे पास में आई थी सामने उस टाइम। और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी की प्रकृति क्या है या फिर जांच की प्रकृति क्या है, उसके आधार पर अगर हम टेबल को क्लासिफाई करें, तो टेबल है जो दो प्रकार की होती हैं। एक तो ओरिजिनल या फिर जिसको प्राइमरी टेबल बोलते हैं, दूसरा है डिराइव्ड टेबल या डेरिवेटिव टेबल है जो जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में कवरेज के आधार पर है जो टेबल है, दो तरीके की होती हैं कवरेज में। एक तो सिंपल टेबल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेबल होती है जिसको कॉम्प्लेक्स टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये टेबल के प्रकार हैं। तो जब भी आपको टेबल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप है जो यहाँ पर इजीली जवाब दे सकते हैं कि बेसिस के अकॉर्डिंग टेबल्स कौन सी होती है, नेचर के अकॉर्डिंग टेबल्स कौन सी होती है, और कवरेज के अकॉर्डिंग है जो टेबल कौन सी होती है। तो यहाँ पर रेफरेंस टेबल, समरी टेबल, प्राइमरी टेबल, डेरिवेटिव टेबल, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, ये है जो टेबल्स के टाइप्स हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस वाली टेबल, जिसको हमने रेफरेंस टेबल और समरी टेबल की दो टेबल्स की बात की थी। तो रेफरेंस टेबल है जो स्पेशली इंफॉर्मेटिव टेबल होती है, जिस सूचनात्मक टेबल बोला जाता है, जिनको सूचनात्मक तालिका बोला जाता है। और ये एक डेटा को प्रेजेंट करने और उसको कंपाइल करने का एक सिस्टमैटिकली अरेंज्ड डेटा होते हैं, उनको प्रेजेंट करने का एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब एक व्यवस्थित रूप से जो व्यवस्थित डेटा होते हैं, उसको संकलित करने और प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा सुविधाजनक तरीका है जो हमें रेफरेंस टेबल के अंदर मिलता है। ठीक है, अब ये किसके पर्पस के अनुसार है? जनरल पर्पस के अनुसार तो ये संदर्भ तालिका है। ठीक है, जनरल पर्पस के अनुसार आप देख सकते हैं, टेबल्स है जो ये रिपॉजिटरी नेचर की होती है और मेनली डिजाइन फॉर द यूज बाय रिसर्च वर्कर्स एंड स्टैटिस्टिशियन। मतलब एक रिपॉजिटरी प्रकृति की है, जो मुख्य रूप से कौन इसको रिसर्चर, शोधकर्ता और सांख्यिकीविद है जो इसका उपयोग करते हैं, और उनके उपयोग के लिए ही इसको डिजाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आयु जनसंख्या का लिंगवार अगर वितरण करना हो, तो उसके लिए हम कौन सी टेबल का यूज करेंगे? हम इस टेबल का यूज करेंगे। समझ गए? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा है समरी टेबल। तो समरी टेबल जिसको सारांश तालिका या फिर सार तालिका भी कहते हैं, और इसको कभी-कभी इंटरप्रेटेटिव टेबल्स बोला जाता है, मतलब व्याख्यात्मक सारणी बोलते हैं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये व्याख्या भी साथ में करती हैं। ठीक है? तो ये एनालिटिकल नेचर की हैं एंड प्रिपेयर्ड विद आइडिया ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव स्टडीज। तो ये विश्लेषणात्मक प्रकृति की होती है और तुलनात्मक अध्ययन करने के विचार से तैयार की जाती हैं। मतलब हमें अगर कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमें इस टेबल का उपयोग करना होगा। और ये स्पेशल है जो विश्लेषणात्मक प्रकृति की होती है, जो विश्लेषण के अंदर है जो बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है?
फिर है कंस्ट्रक्टेड टू एम्फसिस सम फैक्ट्स और रिलेशनशिप पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस, मतलब किसी विशेष या फिर विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित कुछ अगर तथ्यों या संबंधों को हमें बताना है, तब हम किस टेबल का उपयोग करेंगे, तब हम इस टेबल का उपयोग करेंगे। ठीक है, सारांश टेबल का। और इसको डेराइव्ड या फिर डेरिवेटिव टेबल भी है जो बोला जाता है, व्युत्पन्न सारणी भी है जो इसको बोला जाता है। अब ओरिजिनल और डिराइव्ड टेबल को हम देखेंगे। ओरिजिनल और डिराइव्ड टेबल क्या होती है? ओरिजिनल टेबल, जिसको हम प्राइमरी टेबल बोलते हैं, तो ये एब्सोल्यूट और एक्चुअल फिगर्स है जो यहाँ पर होते हैं। एब्सोल्यूट और एक्चुअल फिगर्स, नोट राउंडेड नंबर्स और परसेंटेज। जैसे हम कभी-कभी लिखते हैं ना 25.596, तो इसको हम क्या करते हैं, ये 50 से ज़्यादा है तो इसको अप्रोक्स 26 के बराबर लिखते हैं। तो ये राउंडेड ऑफ नंबर्स को है जो राउंडेड ऑफ नहीं करता है। तो ये एग्जैक्ट जो फिगर्स होते हैं, राउंडेड ऑफ नहीं होता है, एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, वो एग्जैक्ट नंबर इसमें होते हैं। और टाइम सीरीज के डेटा है जो लगभग इसके अंदर हम प्रेजेंट करते हैं। फिर आपका है derived table। तो derived table contains figures and results derived from original और प्राइमरी डेटा से हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ फिगर्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए वो है जो रेशियोज के अंदर हो सकते हैं, परसेंटेज में हो सकते हैं, एग्रीगेट्स में हो सकते हैं, या स्टैटिस्टिकल मेजर्स में कोई एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुछ भी ऐसा होता है तो उसको हम डिराइव्ड टेबल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हम इसके स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके डिराइव करते हैं। जैसे आपने मीन मोड मीडियन यूज कर दिया, या फिर आपने स्क्वेयरनेस यूज कर दिया, मीन डेविएशन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, तो इससे निकालने के बाद में जो हम उस वैल्यू से टेबल बनाते हैं, वो आपकी है जो क्या होती है, डिराइव्ड टेबल होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीजनल और साइक्लिक वेरिएशन के लिए जो ट्रेंड वैल्यू है, उसके लिए हम ज्यादातर ट्रेंड वैल्यू को इस डिराइव्ड टेबल को है जो यूज करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर ये हिंदी में पढ़ सकते हैं। मूल और प्राथमिक डेटा से आंकड़े प्राप्त आंकड़ों के और उनके परिणाम है जो यहाँ शामिल किए जाते हैं, और इनके अनुपात है, प्रतिशत है, समुच्चय है, सांख्यिकी माप के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे औसत, फैलाव, तिरछापन, स्क्वीनेस है ना, तिरछापन मतलब इसमें विषमता कितनी है, उसको देखने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल, सिंपल टेबल तो है जो सिर्फ आपकी वन सिंगल फीचर है, जो डेटा की एक सिंगल फीचर है जो इसके अंदर इंक्लूड होगी, मतलब सिर्फ ये वन वे टेबल होती है। ठीक है, और इसमें टू वे भी होती है, थ्री वे भी होती है, टेबल थ्री फीचर्स वाली भी होती है, लेकिन सिंपल टेबल के अंदर हम सिर्फ है जो सिंगल फीचर को लेते हैं, एक ही विशेषता के बारे में जानकारी इसकी अंदर शामिल होती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में है जो कई गुना, मतलब जिसको बहुगुणा टेबल कहते हैं, बहुगुणी तालिका, बहुगुणी तालिका भी कहा जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा है जो फीचर्स इंक्लूड होगी, रिलेटेड फीचर्स है जो लार्ज नंबर ऑफ रिलेटेड फीचर्स और प्रॉब्लम्स इंक्लूड होगी। तो इसलिए बड़ी संख्या में संबंधित विशेषताओं या फिर समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो आपके कॉम्प्लेक्स या फिर मैनीफोल्ड टेबल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ टेबल्स के टाइप्स थे, जो हमने टेबल्स के टाइप्स को देखा अलग-अलग तरीके से। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सिंपल से है, जो अगर क्वेश्चंस आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स टेबल, या फिर आपको इसमें से कौन सी जानकारी है जो हम टेबल्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आई होप पूछा जाता है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे, एमसीक्यूज पर भी बात करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप आगे भी अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दें, और सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो गूगल का लिंक मिला हुआ है, उस पर आप रजिस्टर जरूर कर दें। जैसे ही टेस्ट सीरीज के लिए मटेरियल रेडी हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा, और उस मटेरियल को आप जरूर यूज करें। थैंक यू सो मच।